एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स और वी कैन से एंटी अमीबिक एजेंट्स, एक ही बात है। या तो आप बोल लो एंटी अमीबिक एजेंट्स या फिर आप बोल लो एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, क्योंकि जो प्रोटोजोआ होता है ना उसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा ही है। और वी कैन से अमीबा किसके अंडर में आ रहा है, प्रोटोजोआ के अंडर में ही आ रहा है। तो सिलेबस में अगर मैं बात करूं मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको दे रखा है एंटी प्रोटोजोअल के नाम से, और फार्माकोलॉजी में आपको दे रखा है एंटी अमीबिक के नाम से। तो ये दोनों टॉपिक एक ही हैं। मतलब यहाँ पर हमें इस तरह के मेडिकेशन पढ़ रहे हैं, इस तरह के ड्रग्स पढ़ने हैं, इस तरह के एजेंट्स पढ़ने हैं जो कि प्रोटोजोआ की ग्रोथ को रोके और वी कैन से अमीबा की ग्रोथ को रोके। एक ही बात है। यहाँ पर मैं अमीबा वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि अमीबा मतलब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब अमीबा। तो मैं एक वर्ड को यूज करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अमीबा को यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये अमीबा ग्रो कैसे करता है, मल्टीप्लाई कैसे करता है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, ये किस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, सारी चीज़ें देखेंगे। किस तरह से ये अमीबा जो है ग्रो कर रहा है, किस तरह से ये अमीबा जो है हमें नुकसान पहुंचा रहा है, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा है, अमीबा हमारी बॉडी में जाके क्या क्या चेंजेस लाता है, सब कुछ हमें देखना है। और उसके बाद हमें देखना है ऐसी ड्रग्स, ऐसे एजेंट, ऐसे मेडिकेशन जो कि इस अमीबा को सही करे, इसकी ग्रोथ को रोके, इस अमीबा को किल करे। और इस अमीबा को किल करने के लिए जो भी एंटी प्रोटोजोअल और वी कैन से एंटी अमीबिक ड्रग हम पढ़ने वाले हैं, उन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ जो भी ड्रग हम देखने वाले हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे कि मान लीजिए ये ड्रग है तो ये ड्रग किस तरह से अमीबा को सही करती है, अमीबियोसिस को सही करती है। अमीबा क्या करता है, अमीबा हमारी बॉडी में जाकर हमें अमीबियोसिस कोज करता है। तो अल्टीमेटली मैं ये देखने वाला हूँ कि हमारी जो ड्रग है वो किस तरह से हमारे अमीबा को किल करती है, हमें अमीबायोसिस से बचाती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। और आपको सिलेबस में सिंथेसिस भी दे रखी है, तो वो सिंथेसिस में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहाँ पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहाँ पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अमीबा का एक जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि अमीबा जो है हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं अमीबा के एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा इंट्रोडक्शन अमीबा का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अमीबा के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एबिलिटी होती है कि ये अपनी शेप को चेंज कर सके। आई रिपीट, अमीबा आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे हैव एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप। और इसके पास ऐसी एबिलिटी होने का एक कारण है क्योंकि अमीबा में सूडोपोडिया मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है, सूडोपोडिया मूवमेंट होता है। इसकी वजह से अमीबा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। और यहाँ पर ये जो मूवमेंट होता है ये मल्टीपल होता है, फ्रिक्वेंट होता है, रैपिड होता है और बार बार होता है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है चेंज होती रहती है। इसलिए लिखा है कि अमीबा में एबिलिटी होती है उसके शेप को चेंज करने की। साथ ही साथ जो अमीबा होता है वो आपको वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलता है, जैसे कि तालाब वगैरह हो गया, लेक, पोन्ड्स, इसमें आपको देखने को मिलता है अमीबा। साथ ही साथ अमीबा जो है ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, किस तरह से करता है वो आगे देखेंगे। अमीबा में जो मूवमेंट होता है वो होता है सूडोपोडिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और वो डबल लेयर होती है जो कि बनी होती है लिपिड से, प्रोटीन से। आई रिपीट, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है और वो डबल लेयर होती है जो कि बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से। जैसा कि मैंने आपको बताया अमीबा में जो है सूडोपोडिया मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फूड पार्टिकल है तो अमीबा जो है इस फूड पार्टिकल को, इस सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करता है थ्रू द सूडोपोडिया मूवमेंट। और अगर वो सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करता है तो उसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। और अगर वहीं वो लिक्विड पार्टिकल को इनगल्फ करता है तो उसको हम कहते हैं पीनोसाइटोसिस। तो ऐसा याद रखना, लिक्विड को पीना होता है तो लिक्विड को जब वो इंगल्फ करेगा तो क्या बोलेंगे,
पिनोसाइटोसिस, और अगर वो किसी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा तो क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर लिखा है अमीबा कंज्यूम देयर फूड वाया फेगोसाइटोसिस और वाया पिनोसाइटोसिस। और अमीबा में रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है बेचारा। कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, बाइनरी फिजन से होता है। अब अमीबा के बारे में कहा गया है कि अमीबा जो है इममॉर्टल होता है। साथ ही साथ अमीबा के बारे में यह भी कहा गया है कि अमीबा की लाइफ स्पेन जो है 2 डेज होती है। तो ये दोनों बात सही कैसे हुई, अगर इसकी लाइफ स्पेन 2 डेज है, मतलब अगर ये 2 दिन तक ही जिंदा रहता है, तो फिर इसे अमर क्यों कहा गया, बताओ। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि ये इमोर्टल भी कहलाता है और इसकी लाइफ स्पेन 2 डेज भी होती है। ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, तो ये अमीबा जो है अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। अब मान लीजिए ये अमीबा 2 दिन बाद मर जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ स्पेन 2 डेज की होती है, तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनी हुई है। तो हम इसलिए इसको अमर कह रहे हैं क्योंकि इसके जैसा एज इट इज 100% एज इट इज बना हुआ है, ऑलरेडी बनेगा। फिर जब इसकी लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगी तो एज इट इज बन के जाएगा। ऐसे ही ये बाइनरी फिजन से कंटिन्यू अपनी रेप्लिका, अपनी कॉपी, अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता रहता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये इममॉर्टल है। तो यहाँ पर लिखा है द लाइफ स्पेन ऑफ अमीबा इज 2 डेज बट ड्यू टू इट्स बाइनरी फिजन एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म्ड, जिसकी वजह से हम इसको इममॉर्टल भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जो अमीबा होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में एक प्रोटेक्टिव बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए अमीबा की कंडीशन इनफेवरेबल है, अमीबा उस कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकता, तो अमीबा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है प्रोटेक्टिव बॉल में। पर जब कभी अमीबा को अपनी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो अमीबा जो है वापस कन्वर्ट हो जाता है ट्रोफोजोइट स्टेज में। तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 स्टेज है, अनफेवरेबल में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटेक्टिव बॉल में, और साथ ही साथ जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब उसको आइडियल कंडीशन मिलती है, जब उसको ऐसी कंडीशन मिलती है जहाँ पर वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रोफोजोइट स्टेज में। और ये जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देती है। तो अमीबा 2 तरह से कन्वर्ट होता है, अनफेवरेबल, फेवरेबल। फेवरेबल में कन्वर्ट होता है ट्रोफोजोइट स्टेज में, और फेवरेबल कंडीशन को आप आइडियल कंडीशन भी बोल सकते हो, जहां पर अमीबा जो है ट्रोफोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और अनफेवरेबल में प्रोटेक्टिव बॉल में। ये है अमीबा का इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं बात करूं कि अमीबा किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है, तो वो ध्यान से सुनो और समझो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं आया हूँ किसी विलेज में, ये है विलेज। अब यहाँ पर जो है प्रॉपर वॉशरूम नहीं होते, कई गाँव में आज तक भी प्रॉपर वॉशरूम नहीं बने हैं, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं बने हैं, तो वो जो हैं बाहर ही ओपन एनवायरनमेंट में ही शुरू हो जाते हैं। वहीं पर अपना जो फीकल मैटर है, वहीं पर अपना जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पास आउट कर देते हैं, और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है सॉइल में चला जाता है। अब मान लो इस पेशेंट को अमीबायासिस था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अमीबा से जो होता है वो होता है अमीबियासिस। मान लो इस पेशेंट को अमीबियोसिस था, तो इसके फीकल मैटर में भी इसके सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। जिस भी पर्सन को अमीबियासिस होता है उस पर्सन के फीकल मैटर में सिस्ट प्रेजेंट होते हैं अमीबा के। अब ये फीकल मैटर कहाँ आ गया, सॉइल में आ गया। अब जब कभी भी यहाँ पर बारिश होगी तो बारिश होने की वजह से क्या होगा कि ये जो फीकल मैटर है, ये जो सिस्ट है, ये आगे बढ़ते हुए सॉइल से जो नदी कनेक्ट है वहाँ तक चले जाएंगे, और ये पानी में मिल जाएंगे, और पानी के थ्रू ये वापस ह्यूमन बॉडी में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये फैलता है, ठीक है। इस तरह के रूट को हम बोलते हैं फीकल ओरल रूट, और इस तरह से टाइफाइड भी फैलता है। हमने बोला ना कि टाइफाइड गंदे खाने गंदे पानी से होता है, तो वैसे ही ये भी गंदे खाने गंदे पानी से होता है। और ये जो है पुअर सैनिटाइजेशन मेंटेन रखने से, पुअर हाइजीनिटी मेंटेन रखने से ये सब आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इम्प्रॉपर सैनिटाइजेशन, इम्प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन, और वी कैन से पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन, इसकी वजह से क्या होता है, फीकल कंटामिनेशन की वजह से। मैंने आपको बोला ना जो फीकल मैटर है वो सॉइल में गया, बारिश हुई, वो सॉइल से वाटर में आया, वाटर में से फिर वो हमारी ह्यूमन बॉडी में आया, तो सिस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में आ चुके हैं। तो इस तरह से ये फूड और वाटर के थ्रू जो है स्प्रेड होता है, फैलता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में जाकर ये जो है स्प्रेड होता है। अभी मैंने आपको एक बात और बोली कि अमीबा से, और वी कैन से प्रोटोजोआ से अमीबियासिस होता है, यही बोला ना, अमीबियासिस होता है। तो ये जो अमीबियासिस होता है इसका कारण कौन सा अमीबा है, अमीबा तो है, अमीबा से तो हो रहा है, पर कौन सा अमीबा, उसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आई रिपीट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये इस तरह का अमीबा होता है जो कि पर्सन में अमीबियासिस करता है।
और ये एक तरह का एनएरोबिक प्रोटोजोआ होता है। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगाई होता है, ये प्रोटोजोआ होता है। तो ये प्रोटोजोआ होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, तो ये अमीबियोसिस करता है। ये कैसा होता है, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, फैकल्टेटिव एरोबिक होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। तो ये प्रॉपर एनारोबिक होता है। तो ये सारे इस तरह से एमसीक्यू डिराइव्ड होते रहते हैं। जितने एमसीक्यू बनाना चाहो उतने बना सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब अगर सिस्ट हमारी बॉडी में आएंगे तो वो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको बोला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पूरा नाम बताया ना मैंने, हिस्टोलिटिका, या फिर आप बोल लो हिस्टोलाइटिका। तो ये जो हिस्टो है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और ये लाइटिका का मतलब होता है लाइसिस करना। मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है जो कि आगे जाके अमीबियोसिस कर रहा है, ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में आके हमारे टिश्यू को लाइसिस करेगा। और जब टिश्यू फटेगा, जैसे ये टिश्यू है, अगर ये फटेगा, क्यों फटेगा, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारी बॉडी में आ चुका है, वो हमें अमीबियोसिस कर रहा है। तो उस कंडीशन में जब ये टिश्यू फटेगा तो इसके फटने से ब्लड निकलेगा, इसके फटने से म्यूकस निकलेगा, और ये ब्लड और म्यूकस निकलने से आपके ये स्टूल में पास होगा। जो आपका फीकल मैटर है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि आप सुबह वॉशरूम में रिलीज आउट करोगे एनस के थ्रू, वहाँ पर जो है फीकल मैटर में आपको खून देखने को मिलेगा, आपको म्यूकस देखने को मिलेगा। तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। अब साथ ही साथ बात करूँ हिस्टोलाइटिका की, ये टिश्यू फटा है, ठीक है। दो तरह से होता है, देखो जैसे ट्रांसमिशन कैसे होता है मैंने बता दिया ना, गंदे खाने गंदे पानी से। जैसे मान लो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, इसको गंदे खाने गंदे पानी से इसकी बॉडी में सिस्ट आ चुका है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट आ चुका है। अब ये सिस्ट जो है स्टमक में जो HCl होता है ना, उससे भी बच जाता है। बताओ कितने खतरनाक सिस्ट है। HCl भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सिस्ट आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ये आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सिस्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। तो ये क्या करेगा, या तो ये फीकल मैटर के ऊपर जाकर इस तरह से बैठ जाएगा और फीकल मैटर के साथ आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड होगा वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, जैसे ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आगे आके लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होके रेक्टम में स्टोर होके एनस के थ्रू निकलने वाला है। तो यहाँ पर एनस के थ्रू जो फीकल मैटर निकलेगा, उस फीकल मैटर के ऊपर आपको सिस्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से तो ये फैलता है। मैंने आपको बोला था कि गाँव में किसी को अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो अगर खुले में शौच कर रहा है, हिंदी में बोल देता हूँ चलो, खुले में अगर वो वॉशरूम यूज़ कर रहा है, उसके वॉशरूम प्रॉपर नहीं है, वो खुले में मजे कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिस्ट यहाँ पर वो सॉइल में छोड़ के गया, बारिश आई, वो सिस्ट जो है पानी में आया और पानी से ह्यूमन बॉडी में गया। तो वैसे ही यहाँ पर सिस्ट निकल रहा है, ठीक है। ये तो वो कंडीशन हो गई जब सिस्ट नॉर्मल निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी हमें कोई नुकसान हुआ क्या, अभी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ये हमारे फीकल मैटर के साथ निकल गया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। पर किसी कंडीशन में पता है ये क्या करता है, ये किसी कंडीशन में हमारे टिश्यू को इस तरह से लाइसिस कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो स्टूल पास आउट हो रहा है, हमारा जो फीकल मटीरियल, फीकल मैटर पास आउट हो रहा है, उसके साथ ब्लड भी निकलेगा, साथ ही साथ म्यूकस भी निकलेगा। और ये जो है हमारे इंटेस्टाइन से, मैंने बोला ना इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो ये जो सिस्ट है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी हो सकता है। और अगर ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया मतलब ये चला गया हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, और अगर ये ब्लड सर्कुलेशन में गया तो ये लीवर में जाके पस का फॉर्मेशन भी कर सकता है। पस फॉर्मेशन हो जाता है ना, पस बन जाता है, पस का फॉर्मेशन कर सकता है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही रेयर चांसेस में आपके ब्रेन के पास भी जाता है, और ब्रेन में जाके भी ये प्रॉब्लम कॉज करता है। साथ ही साथ ये आपके इंटेस्टाइन में भी अल्सर कॉज कर देता है, इस तरह से फुलाव बना देता है, अल्सर बना देता है। तो ये काफ़ी खतरनाक है, अल्सर कर सकता है, लीवर में पस फॉर्मेशन कर सकता है, ब्रेन की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, ब्रेन में दिक्कत कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें कर सकता है। अगर ये नॉर्मली निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्ट की फॉर्म में निकल गया तो कोई बात नहीं। तो अगर ये नॉर्मली निकल रहा है ना, तो इस तरह का हम क्या बोलेंगे, इस तरह को हम बोलेंगे नॉन इन्वेसिव, मतलब खतरनाक नहीं है। और जो 90% अमीबियोसिस होता है ना, वो नॉन इन्वेसिव ही होता है, क्योंकि वो एक सीरियस कंडीशन नहीं है। सिस्ट निकल रहा है, फीकल मैटर से निकल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना कर रहा है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ए वेरी सीरियस कंडीशन, नॉट ए सीरियल कंडीशन, और वी कैन से सीरियस कंडीशन, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सिस्ट की फॉर्म में वो रिलीज आउट हो रहा है। 90% अमीबियोसिस ऐसे ही होते हैं नॉन इन्वेसिव। पर मान लो वो 10% वाला रहा तो आपके अल्सर भी फॉर्मेशन करेगा, लीवर में पस का फॉर्मेशन करेगा, ब्रेन में सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। बताओ, सिस्ट का फॉर्मेशन कर देगा ब्रेन में, और लीवर एब्सेस मतलब कि यहाँ पर पस का फॉर्मेशन कर देगा। साथ ही साथ ये जो है अल्सर भी कर देगा, ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा, बहुत दिक्कत देगा।
तो इस तरह से आपका जो अमीबियासिस होता है नॉन इन्वेसिव होता है, मतलब वो सिस्ट की फॉर्म में पास आउट हो जाता है। कुछ इन्वेसिव होते हैं जो कि आपकी बॉडी में फैल जाते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आपका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन में होते हैं गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, ये आपकी मदद करेंगे। ये पता है क्या करेंगे, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, जो अंदर आ चुका है आपकी बॉडी में, ये इससे प्यार कर लेंगे। अब देखो ये तो हमारे कोलोनिक ल्यूमन का बैक्टीरिया है, हमारा गुड बैक्टीरिया है ये, ठीक है। और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है प्रोटोजोआ है, मैंने आपको बताया था ना एनारोबिक प्रोटोजोआ है ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, प्यार हो रहा है इन दोनों के बीच में। मैं ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वर्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप हो रहा है इन दोनों के बीच में। ये दोनों साथ जीने साथ मरने की कसम खाएंगे, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारा बैक्टीरिया हमें बचा रहा है। कैसे बचा रहा है, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को प्यार में फंसा रहा है और उसका अपना एक्शन शो ही नहीं करने दे रहा। और पर इसकी एक दिक्कत है, हमारे गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब वो इसके चक्कर में पड़ गया, अब वो हमारी मदद नहीं करेगा। हालांकि वो हमारी मदद कर रहा है इनडायरेक्टली, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को अपने साथ रखकर, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को अपना काम ना करने देकर वो हमारी मदद ही कर रहा है, पर गुड बैक्टीरिया भी तो कम हो रहे हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद अगर आपको अमीबियोसिस को सही करना है तो आपको लेना है ब्राजील रूट, जिसको बोलते हैं सेफेलिस एबेक्वाना, आर यूज्ड टू ट्रीट अमीबियोसिस। ठीक है, अब चलो ड्रग्स देखते हैं। ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो कई तरह की ड्रग्स आपको यहाँ पे दे रखी है, उनका साइट ऑफ एक्शन भी मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। तो देखो आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखा है एंटी अमीबिक ड्रग्स का, और वी कैन से एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स का, और वी कैन से एजेंट्स का। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में आपको दो क्लास दे रखी है। सबसे पहली है टिश्यू अमीबियोसाइट्स और दूसरी क्लास है आपकी लुमिनल अमीबियोसाइट्स। अब टिश्यू अमीबियोसाइट्स को और लुमिनल अमीबियोसाइट्स को फर्दर क्लासिफाई करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। अगर मैं टिश्यू अमीबियोसाइट्स को क्लासिफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन तो ये दो तरह से है, एक है इंटेस्टाइनल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, और दूसरा है सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस के लिए। तो जो दोनों के लिए है इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस, उसका एग्जांपल है मेट्रोनिडाजोल। ये जो ड्रग है बहुत ही असरदार ड्रग है। और अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस को कौन सही करेगा तो वो है क्लोरोक्विन, जिसको अभी अभी आपने एंटी मलेरियल में भी पढ़ा है। ये एक बहुत अच्छी एंटी मलेरियल ड्रग होती है जो कि हीम पॉलीमरेज को रोक देती है और मलेरिया को सही करती है। ये आपने उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा था। तो ये आपका हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा है आपका लिमिनल अमीबियोसाइट्स, जिसमें आपको दे रखे हैं अमाइड्स, एंटीबायोटिक्स, एट हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स। तो एंटीबायोटिक्स में आपको दे रखा है टेट्रासाइक्लिन, और कहीं ना कहीं मेडिकेम फर्स्ट यूनिट एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन आपने पढ़ा है, और टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। तो पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप टेट्रासाइक्लिन का भी यहाँ पर लिख सकते हो अमीबियोसिस को सही करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मेट्रोनिडाजोल के ऊपर आपको एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मेट्रोनिडाजोल की सिंथेसिस बता दो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दो, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बता दो, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता दो। तो चलिए मेट्रोनिडाजोल को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि मेट्रोनिडाजोल काम कैसे करता है। मेट्रोनिडाजोल के काम करने के तरीके को समझने से पहले यहाँ पर मैंने बता रखा है कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपकी बॉडी में यहाँ पर सिस्ट जो है एंटर कर रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का, और ये सिस्ट कहाँ से आ रहा है, गंदे खाने और गंदे पानी की वजह से। अब उसके बाद ये आपके इंटेस्टाइन में चल जाता है HCl से बचकर। HCl इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता जो आपके स्टमक में है, ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये इंटेस्टाइनल वॉल को यहाँ पर इस तरह से अल्सर कोस कर देता है। साथ ही साथ ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम से आपके लीवर में भी चला जाता है और लीवर में पस का फॉर्मेशन करता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। और अगर ये कुछ नहीं करेगा तो ये सिस्ट की फॉर्म में फीसेस के थ्रू जो है पास आउट हो जाएगा, फीकल मटेरियल के थ्रू जो है आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। ये तो हो गया कि ये फैल कैसे रहा है। अब देखो कि मेट्रोनिडाजोल इस पे काम कैसे कर रहा है। तो ध्यान से देखो, मेट्रोनिडाजोल जो है एक एंटी अमीबिक ड्रग है और वी कैन से एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। साथ ही साथ जो मेट्रोनिडाजोल होती है वो एक प्रो ड्रग होती है, और प्रो ड्रग भी आपने डिटेल स्टडी करी है। आप लिख सकते हैं कि अगर मेट्रोनिडाजोल प्रो ड्रग है तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसका फार्माकोकाइनेटिक अच्छा होगा। प्रो ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो शुरू में इनएक्टिवेट होती है, जब आप उसको एडमिनिस्टर करते हो, बाद में वो बॉडी में जाने के बाद एंजाइम की मदद से एक्टिवेट होती है और अपना एक्शन शो करती है। तो ये प्रो ड्रग के ऊपर आप कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हो।
अब बात करता हूँ मेट्रोनिडाज़ोल की। तो मेट्रोनिडाज़ोल जैसा कि मैंने आपको बताया एंटी अमीबिक एंटी पैरासिटिक ड्रग है। साथ ही साथ ये सीडियल नेचर की होती है, मतलब कि ये अमीबा को किल करके ही मानेगी और अमीबा में भी उसके फेवरेबल स्टेट को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमीबा जो है अपने फेवरेट कंडीशन में ट्रोफोजोइट की फॉर्म में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रोफोजोइट है जो कि हमारी बॉडी में नुकसान कर रहा है। तो हम जो मेट्रोनिडाज़ोल लेते हैं वो सीडियल नेचर का है, वो किल करेगा। किसको किल करेगा? इस ट्रोफोजोइट को ही वो किल कर देगा। अब एक बात और ख़ास है कि ये जो मेट्रोनिडाज़ोल होता है ना, ये सिर्फ एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारता है। और आपको पता है कि आपका जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है वो एनएरोब ही है। तो ध्यान रखना, मेट्रोनिडाज़ोल जो है एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करता है। अब ऐसा क्यों कि जो आपका मेट्रोनिडाज़ोल है वो सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्यों मारेगा? तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया कि जो मेट्रोनिडाज़ोल होती है वो एंटी अमीबिक होती है, एंटी प्रोटोजोल होती है, सीडियल नेचर की होती है, ट्रोफोजोइट को किल करती है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ये किल करेगी। साथ ही साथ ये प्रो ड्रग होती है। प्रो ड्रग से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब अगर मैं बात करूं कि मेट्रोनिडाज़ोल जो है सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्यों मारता है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये है मेट्रोनिडाज़ोल का स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको दिख रहा है नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होना ज़रूरी है। जब ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ से हटेगा, इसका रिडक्शन होगा, तभी जाके ये कंपाउंड जो है मेट्रोनिडाज़ोल जो है एक्टिवेट होता है। आप देख सकते हैं ये मेट्रोनिडाज़ोल जो है आपके नाइट्रो रिडक्टेज की प्रेजेंस में एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। ये क्या है? आपका अमीबा है। तो उसकी कंडीशन बता रहा हूँ कि ये जो मेट्रोनिडाज़ोल है ये जो है नाइट्रो रिडक्टेज की प्रेजेंस में ही एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेट्रोनिडाज़ोल की स्ट्रक्चर में नाइट्रो ग्रुप होता है। मैंने आपको दिखाया ना, NO2 ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है मेट्रोनिडाज़ोल की स्ट्रक्चर में। और इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्टेज करना, रिडक्शन करना बेहद ज़रूरी है, तभी ये मेट्रोनिडाज़ोल जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। अब जो आपके एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, एरोबिक वाले, उसके अंदर ये नाइट्रो रिडक्टेज होता ही नहीं। अब जब ये नाइट्रो रिडक्टेज होगा ही नहीं एरोबिक में, तो क्या ये मेट्रोनिडाज़ोल कन्वर्ट हो पाएगा एक्टिव फॉर्म में? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये नाइट्रो रिडक्टेज नहीं होता। तो जहां नाइट्रो रिडक्टेज होता है वो कौन होता है? एनएरोबिक। इसलिए मेट्रोनिडाज़ोल जो है सिर्फ एनएरोबिक में काम करती है, क्योंकि एनएरोबिक में होता है नाइट्रो रिडक्टेज। नाइट्रो रिडक्टेज की प्रेजेंस में ही ये मेट्रोनिडाज़ोल का जो नाइट्रो ग्रुप है उसका रिडक्शन होता है और फर्दर एक्टिव मेटाबोलाइट में वो कन्वर्ट होता है। अब देखो, मेट्रोनिडाज़ोल प्रो ड्रग थी, वो भी साबित हो गया क्योंकि वो अंदर जाके ही अपना एक्टिव मेटाबोलाइट बना रही है। जैसे ही ये एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, ये एक्टिव मेटाबोलाइट जो है आपके अमीबा के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए लिखा है साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव, जो कि टॉक्सिसिटी करेगा। ये कैसे काम करता है? ये डीएनए के साथ बाइंड कर लेता है। ये जो आपका एक्टिव मेटाबोलाइट है ये अमीबा के डीएनए के साथ बाइंड करके वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देगा। जब वहाँ पर प्रोटीन रुक जाएगा तो प्रोटीन रुकने से बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, अमीबा खत्म हो सकता है, और अमीबा को ख़त्म ही करना था। तो इस तरह से मेट्रोनिडाज़ोल अपना काम करता है। शुरू में इनएक्टिवेट रहता है क्योंकि ये प्रो ड्रग है, इसके पास नाइट्रो ग्रुप रहता है, और ये नाइट्रो ग्रुप जो है नाइट्रो रिडक्टेज से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है आपका मेट्रोनिडाज़ोल। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है उसका रिडक्शन होगा, किसकी मदद से रिडक्शन होगा? नाइट्रो रिडक्टेज की मदद से रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद ही एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा, और ये टॉक्सिक होता है और टॉक्सिसिटी करता है। कैसे करता है? डीएनए के साथ बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है और आपका अमीबा काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, ग्रो करना बंद हो जाता है। तो इस तरह से सारी प्रोसेस यहाँ पर चलती है। तो अब हम बात करने वाले हैं मेट्रोनिडाज़ोल के एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, कि अगर मेट्रोनिडाज़ोल का ओवरडोज हो जाता है तो क्या होता है। तो देखो, आपको यहाँ पर मेट्रोनिडाज़ोल का एडवर्स रिएक्शन दे रखा है, जैसे कि एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, नोजिया मतलब फील लाइक वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, हेडेक होता है, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है किसी भी चीज़ में। तो ये सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन है आपके मेट्रोनिडाज़ोल के। साथ ही साथ ये मेट्रोनिडाज़ोल क्या करता है? अगर इस मेट्रोनिडाज़ोल का ओवरडोज हो जाता है तो ये एपिलेप्सी भी करता है, मतलब कि सीजर्स आते हैं आपको। क्या आते हैं? सीजर्स। तो ऐसा पेशेंट जिसको पहले से ही सीजर्स आते हैं, या इस पेशेंट को अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन में हम मेट्रोनिडाज़ोल इसको नहीं दे सकते, क्योंकि मेट्रोनिडाज़ोल से और कंडीशन बिगड़ सकती है। तो क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि मेट्रोनिडाज़ोल को आप उन पेशेंट्स को नहीं दे सकते जिसको पहले से ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, क्योंकि मेट्रोनिडाज़ोल की वजह से ट्रेमर्स आते हैं, सीजर्स आते हैं। तो अगर ये सीजर्स उस पेशेंट को आने लग गए तो इसकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। तो इसको हम उन पेशेंट्स को नहीं देते जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। यहाँ पर ये बात मैंने लिखी भी हुई है।
अब इसकी सिंथेसिस आपको दे रखी है। सबसे पहले आपको लेना है ग्लाइकोक्सल, उसके बाद आपको लेना है 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, फिर आपको लेना है CH3CHO और यहाँ पर आपको दे रखा है साइक्लाइजेशन, मतलब कहीं ना कहीं आपको साइकिल को कंप्लीट करना है। तो आप इसे याद रखिए, यहाँ पर आपको 5 मेंबर रिंग बनानी है और 5 मेंबर में आपको 2 नाइट्रोजन लगाने हैं। तो इस तरह से आप 5 मेंबर रिंग बनाकर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लगा दोगे। ये 5 मेंबर कैसे हुई, 1 2 3 तो कार्बन और 2 नाइट्रोजन, ये 5 मेंबर हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको CH3 अटैच करना है, ये वाला CH3 यहाँ पर अटैच कर दो। इस तरह से बस मैं याद रखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका मैकेनिज्म तो पूछेंगे नहीं, तो सिर्फ सिंथेसिस पूछ रहे हैं, तो सिर्फ हमें याद रखनी है। अब उसके बाद इसके बाद हमने क्या करना है, HNO3 H2SO4 से रिएक्शन करानी है। और यहाँ पर जब आप HNO3 H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन करवाना, जो कि आपने बी फार्मेसी 3rd सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 में पढ़ा होगा। उसके लिए HNO3 H2SO4 जरूरी होते हैं। यहाँ से NO2 ग्रुप जनरेट होता है और ये NO2 ग्रुप जो है यहाँ आकर अटैच होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच हो गया, बस इतना सा ही था। तो यहाँ पर नाइट्रेशन का मतलब क्या है, HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 ग्रुप जनरेट होता है और वो NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर आके अटैच हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको लेना है NaOH और उसकी रिएक्शन साथ ही साथ आपको करानी है Cl CH2 CH2OH। इस तरह से लिखो, देखो Cl कार्बन कार्बन OH, बात खत्म। हाइड्रोजन तो लग ही जाएंगे। याद रखने के लिए 1-2 बार लिखोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। Cl कार्बन कार्बन OH। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हाइड्रोजन, ये है आपका क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दो है आपस में निकल जाते हैं और ये दोनों जब आपस में निकल जाते हैं, ये तो पूरी बारात, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो अल्कोहल है, ये पूरी बारात इस नाइट्रोजन के पास आ जाती है। तो आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन के पास, बेचारे के पास कार्बन कार्बन अल्कोहल आ चुका है, कार्बन कार्बन अल्कोहल, और यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया और बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है। ये बन गया आपका मेट्रोनिडाजोल। और मैंने लिखा भी है कि मेट्रोनिडाजोल के प्रोलॉन्ग यूज से सीजर्स आते हैं, इसलिए इसको न्यूरोलॉजिकल डिजीज होना जिस पेशेंट को, उसको नहीं दिया जाता मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि पहले से न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और अगर ज़्यादा मेट्रोनिडाजोल दे दिया तो सीजर्स और आ जाएंगे, तो पेशेंट की हालत गंभीर हो सकती है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप मेट्रोनिडाजोल का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहाँ पर आपने देखा सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। उससे पहले आपने देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल, एडवर्स रिएक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रो ड्रग है, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। एनारोबिक पे ही असर करेगा, सब कुछ बता दिया। एंटी अमीबिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन और वी कैन से एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, उसके बारे में सारी थ्योरी कि अमीबा मतलब कि जो प्रोटोजोआ है वो होता क्या है, कैसे ग्रो करता है, कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, कैसे फैलता है, सब कुछ। तो ये था आज का आपका लेक्चर, एंटी प्रोटोजोअल और वी कैन से एंटी अमीबिक। तो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन से। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ एप्पल यूज़र भी आप डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। सबसे पहले एप्पल यूज़र को जाना है ऐप स्टोर पे, वहाँ से उन्हें डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। जैसे ही वो माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर एक कोड रिक्वायर्ड होगा जिसमें आपको लिखना है MULNO ORG कोड होता है ये। फिर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके एप्पल यूज़र भी डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं और प्ले स्टोर से एंड्रॉयड यूज़र भी। साथ ही साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आपको मीम्स, पोल्स, अपडेट्स, MCQ सब कुछ मिलते रहते हैं। तो इन दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और एप्लीकेशन से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आप MCQ सॉल्व करते रहेंगे, MCQ सॉल्व करते रहेंगे तो आपको अपना लेवल पता लगता रहेगा, क्योंकि थ्योरी बिल्कुल अलग चीज़ है और MCQ बिल्कुल अलग चीज़ है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। जय श्री राम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।